हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियलिज्म एंड दी मराठास। ओके, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोग में से किसी ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाओ और वो देख लो, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, ऐसे आप लोगों को बीच से समझ नहीं आएगा। ओके, सो चलो आप शुरू करते हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड डिटरमाइंड टू हम्बल द पोर्चुगीज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोच लिया था कि अब हमको पूरी तरह से पोर्चुगीज को डिस्ट्रॉय कर देना है, और इसके काफी रीजंस थे, सच एज पोर्चुगीज अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय द मराठास इन चौल। देखो, मराठास का चौल में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था और जिसको पोर्चुगीज अपोज कर रहे थे। फोर्सिंग देयर सब्जेक्शन इन गोवा फॉर रिलीजियस कन्वर्सेशन, और जो गोवा के लोग थे उनको जबरदस्ती वो लोग क्रिश्चियनिटी में डाल रहे थे कि तुमको क्या बनना पड़ेगा, क्रिश्चियन बनना ही पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं था कि तुम्हारा चॉइस है, नहीं, उनको फोर्सफुली बनना ही पड़ेगा, ऐसे सीधा ऑर्डर दे रहे थे। एंड प्लेजिंग ऑफ द ट्रेडिंग शिप्स, और जो उनकी ट्रेडिंग शिप्स थी उसमें भी बहुत वो लोग रुकावट ला रहे थे, उसको रोक रहे थे हर जगह। द मराठास डिफीटेड द पोर्चुगीज ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोंडा फोर्ट, और मराठास ने पोर्चुगीज को हरा दिया था फोंडा फोर्ट की सीज के टाइम पे। ओके, द मराठा आर्मी गैदर्ड एट फोंडा इन 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज himself was to lead the campaign, but for some reason it could not happen। और देखो 1680 में सारे मराठा आर्मी ने गैदर किया था, यानी कि सब एक साथ आ गए थे। कहाँ पर? फोंडा में। ओके, फोंडा फोर्ट के पास। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद ने क्या कहा था, उन्होंने कि ये लोगों को तो मैं ही देखूंगा, इन लोगों को तो मैं ही बताने वाला। और उन्होंने सारी प्लानिंग की, प्लॉटिंग की सब जिम्मेदारी किस पर थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद सारे काम धंधे छोड़कर उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इनको हटाना है। और उन्होंने ही बोला था कि ये सारी चीजें मैं मैनेज करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये कभी हो ही नहीं पाया। The panic felt by the Portuguese because of the warfare skill of Chhatrapati Shivaji Maharaj is clearly reflected when the Portuguese governor said। अब देखो, आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पूरा एक क्लाइमेक्स है स्टोरी में। ओके, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना है मेरी बात। अब पोर्चुगीज के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट बोला था, वो स्टेटमेंट क्या था? Chhatrapati Shivaji Maharaj was no doubt a mighty warrior, but his strategy against the enemy during the peaceful times were much more daunting. Now his death has relieved the Portuguese authorities from his terror। तो वो गवर्नर है, पोर्चुगीज का जो गवर्नर था, उसने बोला था कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक ग्रेट फाइटर है, एक ग्रेट सोल्जर है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती है पीसफुल टाइम में, पीसफुल यानी कि जब कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब शांत होते हैं, और उस टाइम पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज प्लानिंग करते हैं उससे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई है तो पोर्चुगीज़ को तसल्ली मिल गई है, पोर्चुगीज़ बहुत ग्लैड है ये न्यूज़ सुनकर। यस गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज हैड पास्ड अवे, और उन लोगों को जब ये पता चला तो ये पोर्चुगीज़ के गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया था। ओके, द पोर्चुगीज वर इन अलायंस विद औरंगजेब द मुगल एम्पायर। अच्छा, यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ की न्यूज़ गई थी मुगल्स के पास, ठीक है, तो औरंगजेब थोड़ा सा सैड हो गया। तो उसके जो साथी थे, टीममेट्स, उसके पूछे कि वो तो हमारे दुश्मन थे मराठास, तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो इतने ब्रेव थे, बल्कि वो चले गए तो अब हमारा रास्ता और साफ हो गया, तो इस पे क्यों साइड हो रहे हो? तो उसने क्या बोला औरंगजेब ने कि देखो, मैं एक एम्पायर होने के नाते मुझे इस बात की बहुत खुशी कि छत्रपति शिवाजी अब नहीं रहे, लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख है। यस, देखो, एक दुश्मन थे वो लोग, लेकिन फिर भी औरंगजेब क्या बोल रहा है कि एक एम्पायर हूँ मैं, इसीलिए मुझे इस बात की एज ए एम्पायर बहुत खुशी है कि छत्रपति शिवाजी अब नहीं रहे, लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक फरिश्ता था और उसने लिटरली अपने घुटने टेक कर उनके लिए प्रे किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को शांति मिले, ऐसे उसने बोला। देखो, समझ रहे हो कि वो कितने ग्रेट थे कि उनका जो इतना जानी दुश्मन है वो भी उनकी न्यूज़ सुनकर सैड हो गया था। ओके, सो द मुगल एम्पायर अगेंस्ट छत्रपति संभाजी महाराज। तो जो पोर्चुगीज थे और औरंगजेब था, ठीक है, मुगल एम्पायर, उन लोग दोनों ने साथ में मिलकर अलायंस बनाया था। अलायंस यानी कि एग्रीमेंट किया था कि वी विल वर्क टुगेदर, वो लोग साथ में काम करेंगे अगेंस्ट छत्रपति संभाजी महाराज के। ओके, Therefore the Marathas decide to attack against the Portuguese। अब देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज तो रहे नहीं अब, तो अब किसके अंडर सब हो रहा था? छत्रपति संभाजी महाराज के। और इसीलिए मराठास ने क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग पोर्चुगीज के अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि पोर्चुगीज को अटैक करेंगे। हैंस छत्रपति संभाजी महाराज अटैक्ड देवदंदा, और इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने देवदंदा जो था
रेवदंदा जो था उसको अटैक कर दिया। और पोर्चुगीज ने इसके अगेंस्ट यानी कि इसके अपोज में क्या किया कि वो जो मराठास का फोर्ट था, ठीक है, फोंडा फोर्ट, उसको अपने सीज में ले लिया, यानी कि उसको घेर दिया, उसको घेराबंदी में कर दिया आपने। द मराठा आर्मी सक्सेसफुली ब्रोक थ्रू द सीज एंड अटैक गोवा। और मराठा आर्मी ने वो जो था सीज उन पर, उससे निकल गए, कैसे ना कैसे उस घेराबंदी से निकल गए और गोवा को अटैक कर दिया। येसाजी कंग, द चीफ ऑफ मराठा इन्फेंट्री एंड अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, फॉट विद ग्रेट वेलियर। तो येसाजी कंग जो थे, जो कौन थे, मराठा मिलिट्री के चीफ थे और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही क्लोज थे, ठीक है, बहुत ही क्लोज पार्टनर थे उनके। और येसाजी कंग जो थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली पोर्चुगीज के अगेंस्ट फाइट किया था। द पोर्चुगीज गवर्नर वॉज इंजर्ड ऑन द बैटलफील्ड। और जो पोर्चुगीज का गवर्नर था इस बैटलफील्ड में यानी कि युद्ध के मैदान में वो इंजर्ड हो गया था। ही हैड टू बीट द रिट्रीट। और उसको रेस्क्यू के लिए यानी कि उसको ट्रीटमेंट के लिए वो लोग वापस लेके जा रहे थे कि इसका कुछ इलाज हो सके और ये बच सके। छत्रपति संभाजी महाराज chased the Portuguese army which got trapped in a deadlock। तो देखो जब बैटलफील्ड में पोर्चुगीज गवर्नर को चोट लग गई थी तो उसकी जो आर्मी थी, ठीक है, पोर्चुगीज आर्मी उसको रेस्क्यू के लिए लेकर जा रही थी ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। ओके, तो जब वो लोग जा रहे थे तो संभाजी महाराज ने उन लोगों को देख लिया था और उन लोगों का वो पीछा करने लगे। लेकिन वो जो आर्मी थी पोर्चुगीज की, वो जहाँ जाना चाहती थी वहां वो लोग नहीं पहुंच पाए और वो लोग ट्रैप इन डेडलॉक यानी कि वो लोग बीच में ही रास्ते में कहीं फंस गए थे। ओके, however the news of Mughal attack on South Konkan was received in the Maratha camp। Chhatrapati Sambhaji Maharaj and his army who were on their verge to conquering Goa had to leave halfway and rush to fight the Mughals। तो अब देखो क्या हुआ था कि जो मराठास थे, जब वो लोगों ने पोर्चुगीज को अटैक करना है, सारे सोल्जर्स उनके यहाँ पर ही है, सब लोग यहाँ पर ही है, लीडर्स उनके जो भी थे, और पीछे से जब ये लोग यहाँ पर है, ठीक है, पोर्चुगीज के साथ बैटल कर रहे हैं मराठास, पीछे से क्या किया औरंगजेब ने कि उन लोगों की पूरी जो मुगल आर्मी थी वो लोग ने किसको अटैक कर दिया, साउथ कोकन को। और जब ये मराठास के पास न्यूज़ पहुंची कि मुगल्स ने साउथ कोकन पे अटैक कर दिया तो मराठास ने सब कुछ छोड़ा और उन लोग जो वर्ज ऑफ कॉन्क्योरिंग, ठीक है, जो लोग गोवा कॉन्क्योर करने के, गोवा पे अपना रूल उन लोग ऑलमोस्ट स्टैब्लिश करने ही वाले थे, उन लोग के अंडर में गोवा आने ही वाला था। लेकिन तभी उन लोगों को ये न्यूज़ मिली कि साउथ कोकन पे अटैक कर दिया है मुगल्स ने और वो लोग फटाफट से क्या करे, वो लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दी और वो लोग मुगल से फाइट करने के लिए निकल गए। Later the conflict between the Marathas and the Portuguese was renewed during the reign of छत्रपति शाहू महाराज। रीन मतलब क्या होता है? रीन मतलब होता है रूल। तो जब छत्रपति शाहू महाराज का रूल था तो मराठास और पोर्चुगीज की कॉन्फ्लिक्ट वापस से होने लगा। इसके पीछे एक रीजन था, ओके, हम लोग अभी देखेंगे। अ ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द मराठास एंड द हुसैन अली सैयद, द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल्स इन द साउथ। तो देखो मराठास और मुगल्स के बीच में एक ट्रीटी यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या था? विच गिव द राइट ऑफ कलेक्टिंग चौथाई टू द मराठास फ्रॉम भिवंडी कल्याण रीजन। ओके, तो वो ट्रीटी में क्या था कि जो चौथाई होता है यानी कि इनकम जो मिलता है हमें टैक्स से, उसका जो 25% है कल्याण और भिवंडी रीजन का, वो किसके पास जाएगा? मराठास के पास जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम जो होता है टैक्स का, उसका 25% कौन लेगा? मराठास ले गए। ओके, अकॉर्डिंगली दे आस्क्ड द पोर्चुगीज टू मेक द पेमेंट। और इसीलिए उन लोगों ने पोर्चुगीज को क्या बोला मराठास ने कि तुमको भी ये पे करना पड़ेगा। However, the Portuguese governor of Vasai refused to pay to the counter the Maratha। तो जो गवर्नर था पोर्चुगीज का वसई में, उसने क्या बोला कि मैं नहीं पे करूंगा मराठा काउंटर पे। ओके, द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश आउटपोस्ट इन वसई। अब देखो मिलिट्री कैंप पोर्चुगीज ने अपना वसई में बना लिया था, अशेरी में बना लिया था, तारापुर में बना लिया था, केलवे, माहिम, दमन एंड चौल और रेवदंदा में बना लिया था। ओके, ये सारे मिलिट्री कैंप्स थे यहाँ पर सारे पोर्चुगीज के। दे आल्सो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ देयर एक्सरसाइज ऑन द लोकल पीपल। अब देखो पोर्चुगीज क्या करने लगा कि जो लोकल पीपल थे उन लोगों को और ही ज़्यादा इंटेंसिटी यानी कि उन लोगों की स्ट्रेंथ जो थी, फोर्स था जो, वो और ही ज़्यादा बढ़ गया। अत्याचार जो लोकल पीपल पे थे उन लोगों को वो लोग और परेशान करने लगे, उन लोगों को और फोर्स करने लगे हर चीज़ के लिए, और ऐसे अत्याचार और ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। चिंपाजी अप्पा, द यंगर ब्रदर ऑफ पेशवा बाजीराव फर्स्ट, वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट द पोर्चुगीज। तो देखो पोर्चुगीज के अगेंस्ट जो भी बैटल था मराठास का, जो भी उन लोगों की फाइट हो रही थी, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? चिंपाजी अप्पा, जो कौन थे? बाजीराव पेशवा वन के ब्रदर थे। ठीक है, यंगर ब्रदर। ओके, सो पूरी चीज कौन हैंडल कर रहा था? चिंपाजी अप्पा, यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग किसके अंडर में हो रही थी? चिंपाजी अप्पा के।
At the onset of the campaign, the Chimpaji Appa took over the fort at Thane. और जैसे ही उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पोर्चुगीज को अटैक करने वाले, उसी के बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्टार्टिंग में चिंपाजी अप्पा ने जो थाने का फोर्ट था उसको अपने अंडर कर लिया था. इन मार्च 1737 द मराठी आर्मी कॉन्क्वर्ड द षष्ठी आइलैंड. ठीक है, मराठा आर्मी के अंडर में आ गया था षष्ठी आइलैंड भी 1737 में. ऑन दी अदर फ्रंट शंकराजी फार्ट के एंटर वसई आइलैंड, और शंकराजी फार्ट के जो थे उन्होंने वसई आइलैंड कॉन्क्योर कर लिया था. ठीक है, यानी अपने रूल में ले आए थे. हाउएवर टेकिंग ओवर द वसई वाज नॉट इनफ टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट कंट्रोल ओवर अ पोर्चुगीज टेरिटरी अंटिल देयर वाज अ कंप्लीट विक्ट्री ओवर द फोर्ट ऑफ वसई. तो देखो, बस वसई में ऐसे थोड़ी बहुत जगह जाकर अपना वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेना, उसको कॉन्क्योर कर लेना, इतना काफ़ी नहीं था कि वो लोग पोर्चुगीज के अगेंस्ट जा सके. ठीक है, जब उन लोग पूरी तरह से वसई अपने अंडर में कर लेते, पूरे फोर्ट्स ले लेते, तो कुछ ऐसा होता कि हाँ, अब हम लोग पावरफुल है, मराठास को लगता है कि अब हम लोग पोर्चुगीज को दाद दे सकते हैं. ओके, सो The Marathas fought violently, but their naval force was not strong enough. ठीक है, मराठास ने पूरी जी जान लगा के फाइट की थी पोर्चुगीज के अगेंस्ट, लेकिन उन लोगों की जो नेवल फोर्स थी वो कमजोर हो रही थी. ओके, द मराठा सीज ऑफ वसई फोर्ट कंटिन्यूड फॉर 2 years एंड द मराठास डिफीटेड द पोर्चुगीज. और ये जो लोगों ने कॉन्कर किया था वसई के फोर्ट्स को, ये 2 साल तक कंटिन्यू रहा, यानी कि 2 साल तक मराठास ने ब्रिटिश के फोर्ट को अपने घेराबंदी में रखा. और एट द एंड ऑफ द बैटल क्या हुआ कि मराठास ने पोर्चुगीज को हरा दिया था. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे 4.1.2 डच एंड मराठा एम्पायर. इट वॉज इनविटेबल फॉर द डच टू हैव अ कॉन्टेक्ट विद द मराठास रूल व्हेन दे एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन वेंगुर्ला. तो जब वेंगुर्ला का है महाराष्ट्र में, तो जब डच अपनी फैक्ट्री वेंगुर्ला में बना रहे थे, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो लोग मराठा रूल से बात करें, उन लोगों से परमिशन लें, एंड देन उसके बाद ही इस्टेब्लिश करें, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि मराठास कितने पावरफुल है. इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही अपनी सारी सेफ्टी का ध्यान रखकर परमिशन ले ली थी. ओके, दिस फैक्ट्री वॉज established in 1649 and the Dutch trade had flourished there. Okay, तो ये जो फैक्ट्री थी वेंगुर्ला में, ये 1649 में बनी थी, और इसकी वजह से डच का जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया था. ओके, however that trade was affected adversely when छत्रपति शिवाजी महाराज attacked कुडल. और देखो, जब उन लोगों ने ये बनाई थी फैक्ट्री वेंगुर्ला में, उससे पहले उन लोगों की फैक्ट्री थी कुडल में. कुडल भी कहाँ है? महाराष्ट्र में. ओके, लेकिन उन लोगों ने ये परमिशन से नहीं बनाई थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको अटैक कर दिए थे. ओके, और इस अटैक की वजह से कुडल की जो फैक्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी, और ये जो ट्रेड था डच वालों का उससे बहुत असर पड़ा था, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था कुडल डिस्ट्रॉय होने के बाद. ओके, सो in 1665, the Mughal governor of Surat asked for the help from the Dutch for destroying the Maratha naval force. However, the Dutch offered no help. Okay, so 1665 में मुगल गवर्नर जो था सूरत का, उसने डच को बोला था कि चलो हम दोनों साथ मिलकर मराठास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मराठा की नेवल फोर्स. ओके, लेकिन डच ने क्या बोला कि नहीं, मुझे कोई पंगा नहीं लेना है मराठास से, और उसने कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं की थी. ओके, Chhatrapati Shivaji Maharaj had allowed them to build a factory at Dabol, but for some reason it never functioned. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने डच वालों को बोल दिया था कि तुम लोग अपनी फैक्ट्री बना लो दाबोल में, तुम्हें बनानी है तो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से वो फैक्ट्री कभी नहीं बन पाई. ओके, डच की. द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द डच एंड द मराठास कीप चेंजिंग टू सूट द नीड ऑफ द टाइम. तो जो पॉलिटिकल रिलेशन था डच और मराठास का, वो वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता ही गया. एक ऐसा कांस्टेंट नहीं था कि वो लोग फ्रेंड्स है या एनिमी है, नहीं, वो बदल जा रहा था, चेंज हो रहा था, कभी दुश्मन कभी दोस्त, कभी दुश्मन कभी दोस्त. ओके, द डच एक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम द मराठास टू एवोक्यूएट द ब्रिटिश फ्रॉम मुंबई. तो देखो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स जो भी पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि यूरोपियंस के आपस में ही क्या हो रहे थे, बैटल्स हो रहे थे. वो लोगों का आपस में ही कॉम्पिटिशन था कि किसके पास ज़्यादा लैंड रहेगा, किसके पास ज़्यादा टेरिटरी रहेगी. और मुंबई के लिए भी बहुत फाइट हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है आइलैंड्स का. ओके, चार्ल्स टू का जो अंडर आ गया था बाद में. सो डच ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे मुंबई में तो उन लोगों को हेल्प करे. कौन? मराठास उनको हेल्प करे ब्रिटिशर्स को एवोक्यूएट, यानी कि मुंबई से भगाने के लिए मराठास हेल्प करे डच वालों को. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था. द मराठा डिड नॉट हार्म द डच फैक्ट्री व्हेन दे ransacked सूरत फॉर द सेकेंड टाइम. तो देखो, जब मराठास ने अटैक किया था
सूरत पर, तो उन लोगों ने सूरत का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन वहाँ पर जो डच फैक्ट्री थी उसको कुछ भी हार्म नहीं किया, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाई थी डच की फैक्ट्रीज को मराठास ने। मतलब कि मराठास भी डच को फेवर कर रहे थे और डच भी मराठास को फेवर करता, क्योंकि देखो जब डच को मुगल ने बोला था कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, मराठा नेवल फोर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तब डच ने भी क्या कहा था कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, और उनको कोई भी हेल्प नहीं की थी। सो ऐसे ही दोनों साइड से इन लोगों के रिलेशन इस टाइम थोड़े से अच्छे थे। Also during their Karnataka campaign, the Maratha ensured the safety of the Dutch factory। और जब देखो ये डच वाले बिजी थे कर्नाटका कैंपेन में, तो उन लोगों की जो फैक्ट्री की सेफ्टी है वो किसके पास थी, मराठास ने बोला था कि हम लोग तुम्हारी फैक्ट्री का ध्यान रखेंगे। और उन लोगों ने इशूइंग देम ट्रेडिंग परमिट्स, और उन लोगों ने बहुत सी, यानी कि मराठास ने डच को बहुत सी जगह पे परमिशन भी दिलाई कि वहाँ पे अपना वो ट्रेड कर सके। फॉर दिस फेवर्स द डच पे ट्रिब्यूट टू छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये फेवर्स के लिए पे बैक करने के लिए क्या किया, डच ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट दिया, यानी कि उनको श्रद्धांजलि दी। ओके, द डच फैक्ट्रीज एट पोर्टो नोवो, परंगीपट्टाई एंड टेगनापट्टिनम देवनापट्टिनम वर लेफ्ट अनहार्म्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये सारी जो फैक्ट्रीज थी डच की, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हार्म नहीं किया, और यही कुछ रीजन थे जिसकी वजह से डच बहुत खुश था और उसने ट्रिब्यूट दिया छत्रपति शिवाजी महाराज को। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे 4.1.3 फ्रेंच एंड मराठा एम्पायर। In 1668, the French established their factory at Rajapur by seeking permission from छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 1668 में फ्रांस वालों ने, यानी कि फ्रेंच ने राजापुर में अपनी फैक्ट्री बनाई थी और उन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की परमिशन से बनाई थी। ओके, सो दे सप्लाइड एम्यूनेशन टू स्वराज इन रिटर्न। और जब देखो उन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने परमिशन दे दी थी कि ठीक है तुम अपनी फैक्ट्री बना लो राजापुर में, तो उन लोगों ने रिटर्न में क्या गिफ्ट दिया, उन लोगों को सप्लाई किया एम्यूनेशन। देखो मैंने एम्यूनेशन का मतलब हर लेक्चर में, मैंने अब तक जो 2 लेक्चर लिए हैं पहले, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है 2 से 3 बार कि एम्यूनेशन मतलब क्या होता है। तो अभी आप लोग मुझे बताओगे कि एम्यूनेशन मतलब क्या होता है, कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो इन रिटर्न फ्रेंच ने क्या किया, एम्यूनेशन सप्लाई किया स्वराज को, यानी कि मराठा एम्पायर को एम्यूनेशन सप्लाई किया था। द मराठा रिमेनिंग ट्रू टू देयर फ्रेंडशिप रिलेशन विद द फ्रेंच लेफ्ट द फैक्ट्री अनहार्म्ड ड्यूरिंग देयर सेकेंड अटैक ऑन सूरत। और देखो उन लोगों के साथ, फ्रेंच वालों के साथ, फ्रांस वालों के साथ मराठास ट्रू थे, उन लोगों की जो फ्रेंडशिप थी उसको मेंटेन रखा और उन लोगों को धोखा नहीं दिया था। क्योंकि जब मराठास ने अटैक किया था सूरत पे तो मराठास ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन रिमेंबर गाइस, जब हम लोगों ने 1.3 पढ़ा है, 4.1.3 विच वॉज डच एंड मराठा एम्पायर, तो वहाँ पर क्या था कि डच की भी फैक्ट्री मराठास ने डिस्ट्रॉय नहीं की थी। ओके, सो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था मराठास ने सूरत में जब उन लोगों ने अटैक किया था, लेकिन फ्रेंच और डच की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं की थी। ओके, सो फ्रेंच की भी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं की थी, इसीलिए इन रिटर्न फ्रेंच बहुत खुश हुआ इस बात से और बिग ट्रिब्यूट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया मराठास को। ओके, कि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, मतलब हम लोगों का साथ दे रहे हो और तुम लोग सच्चे भी हो, और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। ओके, सो इन 1677 फ्रांकोइस मार्टिन द गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी ऑब्टेन परमिशन फॉर ओपनिंग a factory there and assurance to its safety। और 1677 में पौंडीचेरी का जो गवर्नर था उसने मराठा से परमिशन लिया कि क्या हम लोग अपनी फैक्ट्री सूरत में ऑब्टेन कर सकते हैं। और जब उन लोगों ने बोला कि ठीक है, मराठास ने लोगों को परमिशन दिया कि ठीक है यू कैन स्टैब्लिश, तो उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की और बदले में उन लोगों को क्या बोला कि एश्योरेंस ऑफ इट्स सेफ्टी, इसकी सेफ्टी का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। आफ्टर द सॉर्टन कैंपेन बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश ऑन द कोस्ट ऑफ कोरोमन। ठीक है, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने साउथर्न कैंपेन में भी विक्ट्री हासिल कर ली थी, तो पूरा का पूरा जो कोस्ट था कोरोमंडल का, वो किसके अंडर में था, मराठास के अंडर में था, यानी कि मराठास का रूल वहाँ पे भी स्टैब्लिश हो गया था। लेटर द राइवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गोट एक्सटेंडेड टू देयर कॉलोनीज इन इंडिया एज वेल। अच्छा देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि यूरोपियन सारे साथ में आए थे और उन लोगों ने क्या बोला था कि हमको सबसे आगे किसको रखना है, यूरोपियंस को। लेकिन एक वक्त आया ऐसा, एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर उन लोग क्या बोलने लगे कि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था उन लोगों में और वो लोग एक दूसरे से ही कम्पीट करने लगे, यानी एक दूसरे को ही अपने कंपटीशन जैसे देखने लगे। यानी कि फ्रेंच जो था वो बोल रहा था ब्रिटिश हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ब्रिटिश जो था वो बोल रहा था पोर्चुगीज हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि यूरोपियंस में आपस में ही क्या हो रहे थे, बैटल्स हो रहे थे। और जो ब्रिटिश था और जो फ्रेंच थे उन लोगों के बैटल्स इंडिया तक के पहुंच गए थे। वो लोग टेरिटरीज के लिए, डोमिनेंस के लिए क्या करते थे, फाइट करते थे कि तुम्हारा हमारे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। तो ये जो लड़ाई झगड़े थे उन लोगों के, ये इंडिया तक आ चुके थे, इंडिया की टेरिटरी के लिए भी उन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था।
बोथ बिगेन टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल किंगडम्स। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये लोग थे, कंपटीशन हो रहा था इन लोगों का, फ्रेंच का ब्रिटिश का, तो उन लोगों ने क्या करने लगे अब कि दोनों जो थे ब्रिटिश और फ्रेंच वो हर किंगडम में जाते थे, जो भी लोकल किंगडम्स थे इंडिया के उधर जाते थे और उन लोगों को ऑफर देते थे कुछ, यानी कि तुम हम लोगों को ये जो लैंड है ये दे दो, हम तुमको बदले में इतने पैसे देंगे, हम तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। या बोलते थे कि चलो हम दोनों मिलकर किसी और को अटैक कर देते हैं। ब्रिटिश बोलता था कि चलो किसी भी लोकल किंगडम को जो भी पावरफुल है उधर जाता था और वो बोलता था कि चलो हम साथ आ जाते हैं और क्या करेंगे, फ्रेंच को अटैक कर देंगे, फ्रेंच को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ऑन दी अदर हैंड सेम फ्रेंच भी ऐसे ही करता था, सब ऐसे ही करते थे। लोकल किंगडम्स में जाते थे, उनको कुछ ऑफर्स देते थे कि तुम ये करो हम ये करेंगे, तुम ये करो हम तुमको इससे ज़्यादा देंगे, ऐसे बोलते थे। क्योंकि उन सबको क्या चाहिए था यहाँ पे, उन लोगों की ऐसा था कि हम लोगों का कैसे ना कैसे अलायंस बन जाए, हम लोगों का कैसे ना कैसे दोस्ती बन जाए और हम लोग एक हो जाए। कौन? इंडियन किंगडम से। और वो लोग क्या करे बाद में, इंडियन की पूरी जो टेरिटरी है वो अपने कब्जे में कर ले। मतलब वो लोग ज़्यादा दिमाग चला रहे थे। द फ्रेंच गेन एंट्री इनटू द कोर्ट ऑफ निज़ाम अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इम्पार्टिंग मिलिट्री ट्रेनिंग। और इसी बहाने से देखो फ्रेंच ने क्या बोला निज़ाम के कोर्ट में कि मैं तुम्हारे जो मिलिट्री है, जो पूरा फोर्स, उन लोगों को बहुत अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग दूंगा, मेरे पास इतनी टेक्निक्स है, हम लोग इतने एडवांस लेवल पे फाइट करते हैं। तो उसने क्या बोला निज़ाम को कि हम लोग जो है, फ्रेंच वाले ने बोला ओके निज़ाम को कि हम लोग तुम्हारे जो पूरे नेवल है उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे। और इसी बहाने से क्या करा, प्रीटेक्स्ट मतलब होता है कि बहाना, ठीक है। तो इसी बहाने से फ्रेंच को कोर्ट ऑफ निज़ाम में एंट्री मिल गई थी। सो इब्राहिम खान गर्दी Ibrahim Khan Gardi, a mercenary trained under the French, was hired by the Sadashiv Rao Bhau Peshwa in the Maratha army as a chief of artillery। तो इब्राहिम खान गर्दी जो था वो कौन था? मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है कि सोल्जर, ओके। सो इब्राहिम खान गर्दी जो था वो एक सोल्जर था। और वो किसके अंडर ट्रेन हुआ था? उसको पूरी तरह से किसने ट्रेन किया था? फ्रेंच ने ट्रेन किया था, ओके। इसीलिए उसकी जो टेक्निक्स थी वॉर करने की, फाइट करने की, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही एडवांस थी, ओके। और इसीलिए जो सदाशिव राव भाऊ पेशवा है उन्होंने उसको हायर कर लिया था मराठास की आर्मी में। कैसे, क्या बोलकर, क्या उसे पोस्ट दिया था? चीफ ऑफ आर्टिलरी। यानी कि जो पूरी वॉर बिल्डिंग होती है, ठीक है, जो भी वॉर बिल्डिंग होती है, वेपन्स वगैरह ये सब किसके अंडर में रहेंगे? इब्राहिम खान गर्दी के अंडर में रहेंगे। मतलब कि देखो उसको कितने अच्छी पोस्ट पे रखा था। ही वॉज खान, इब्राहिम खान गर्दी यानी कि एक मुस्लिम था। देखो अब ऐसा मत सोचना कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल्स की जो फाइट हो रही थी वो किसी रिलीजन पे थी या ऐसा कुछ था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये सब किस लिए हो रहा था? उन लोगों की जो फाइट थी वो पॉलिटिक्स पे हो रहे थे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम्स पसंद नहीं थे या ऐसा कुछ। छत्रपति शिवाजी की टीममेट्स जो थे, छत्रपति शिवाजी के सोल्जर्स में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बहुत से मुस्लिम्स है। और वो मुस्लिम्स को कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे नहीं देखा कि ये लोग मतलब हमसे अलग है या इनमें कुछ अलग बात है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे सब वैसे ही थे। छत्रपति शिवाजी एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे, उनका नाम ऐसे ही नहीं है। देखो वो बहुत ही ज़्यादा इक्वली सबको ट्रीट करते थे, बहुत इक्वलिटी पे बिलीव करते थे, ओके। देखो अभी के हमारे जो पॉलिटिशियन है वो क्या करते हैं कि हमको रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे तोड़ देते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने इस चीज़ को ही यूज़ करके सबको ज्वाइन किया, यानी कि सबको एकता में ढाल दिया था, ओके। सो इब्राहिम खान गर्दी जो था वो एज अ चीफ ऑफ आर्टिलरी मराठास में आ गया था, ओके, एंटर हो गया था। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत महादजी शिंदे हैड ऑब्जर्व इब्राहिम खान स्किल्स। और जब थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का, देखो वो किसके बीच हुआ था? मराठास एंड अफगान के बीच, ओके। सो जो थर्ड बैटल था पानीपत का, उसमें महादजी शिंदे ने जो स्किल्स थी इब्राहिम की उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन उसमें थी भी कुछ ऐसी बात, ओके, वो बहुत ही एडवांस लेवल पे था, ठीक है, बहुत ही अच्छी उसकी फाइटिंग स्किल्स थी। सो वो महादजी शिंदे ने ऑब्जर्व कर लिए थे और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किया? ट्रेंड आर्मी, ओके, जो उनकी पूरी आर्मी थी उनको क्या उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये सबको कौन ट्रेन करेगा? फ्रेंच ट्रेन करेगा। और उन्होंने किसको हायर किया था? डी बोंगी, ओके। और इसने क्या किया था? डी बोंगी ने जो भी मराठास की फोर्स थी उसको पूरी तरह से अपने जो टेक्निक्स थी वो सब सिखा दिया था। और जो भी इक्विपमेंट्स थे, देखो यानी कि जो भी मिलिट्री वेपन्स थे, वेपन्स वगैरह जो थे उसको भी बहुत अच्छा इसने प्रिपेयर किया था डी बोंगी ने, ओके। और जो उन लोगों की फोर्स थी उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देता। यानी कि क्या चाहिए अब? उन लोगों की फोर्स एकदम स्ट्रांग हो गई है, बहुत अच्छी टेक्निक्स आती है उन लोगों को फाइट करने की, उन लोगों के जो वेपन्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ओके। तो सब अब शौक था मराठास का। Backed by his trained army, Mahadaji Shinde could establish Maratha power in north
इंडिया। ओके, सो उस आर्मी को जो उन लोगों ने ट्रीट किया, उस आर्मी को जो उन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, उसी के बेस पर महादजी शिंदे ने क्या किया, अपना रूल नॉर्थ इंडिया में भी स्टैब्लिश कर लिया था। ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन कीपिंग द ब्रिटिश अंडर कंट्रोल, और वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी अपने कंट्रोल में महादजी शिंदे ने रखा था। ओके, सो हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया है 4.1.3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर। ओके, सो गाइस हम लोगों ने अभी 2 लेक्चर देख लिए हैं इसके। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।